नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। 4 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डाल लेते हैं कि आज की 4 बड़ी खबर कौन सी है। दिल्ली में हनुमान मंदिर जन्मोत्सव पर बवाल, पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ली मामले की जानकारी। दूसरी बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर दिल्ली बवाल के बाद यूपी में हाई अलर्ट, धार्मिक स्थलों में बढ़ाई गई सुरक्षा, सोशल गतिविधियों पर भी रहेगा पहरा। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर खरगोन में कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील, सुबह 8 से 12 बजे तक मिली राहत, लेकिन वाहनों पर अभी भी रहेगी पाबंदी। चौथी और अंतिम बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर शिवपाल यादव पर भाजपा में जाने की अटकलें तेज। 19 अप्रैल के बाद करेंगे बड़ा ऐलान। शिवपाल या भाजपा में किसी ने नहीं की अभी तक आधिकारिक पुष्टि। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकल रही थी और इस पर पथराव हुआ, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। कुशल सिनेमा के पास हुई घटना के बाद 2 समुदायों के बीच जमकर पथराव हुआ और गोलियां भी चली। दिल्ली पुलिस ने हिंसा को काबू करने की कोशिश की। इस दौरान 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उपद्रवियों ने पथराव के बाद दुकान और वाहनों में आगजनी भी की। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक इलाके में तनाव है, लेकिन हालात पर काबू पा लिया गया है। वहीं आरएएफ की 2 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली के तमाम संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनात है और यहां पर हाई अलर्ट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। घटना के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां पर रामनवमी के दिन पूजा को लेकर छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली जहांगीरपुर हिंसा, पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया। और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली संवाददाता वैभव श्रीवास्तव हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी वैभव, दिल्ली जहांगीरपुर हिंसा हुई है, वहां पर पथराव किया गया है, वाहनों में आग लगाई गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हनुमान जयंती को लेकर जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, ये जहांगीरपुरी का इलाका है। शोभा यात्रा जिस तरह से जो निकाला जा रहा था, कुशल सिनेमा के पास जो है दो गुटों में जो है आपसी मारपीट हुई, पथराव हुआ। उसके बाद जो है हालात काफी बिगड़ गए थे, जिसको देखते हुए वहां पे रैपिड एक्शन फोर्स दिल्ली पुलिस को लगाया गया है। हालांकि अगर अभी की बात किया जाए तो हालात सामान्य हो रखे हैं, लेकिन जो दिल्ली पुलिस और आरपीएफ की जो फोर्सेस है वो बढ़ा दी गई है। क्योंकि दिल्ली में ऐसे भी कई बार घटना हुई है, क्योंकि दिल्ली दंगा भी हुआ 2019 में भी देखा गया है और 18 में भी देखा गया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स लगाया गया है, सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं, साथ ही साथ ड्रोन की भी मदद ली जा रही है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और खासकर वहां पे जो इंटरनेट सेवाएं फिलहाल जो है, जब ये दंगा शुरू हुआ था उसके बाद जो है वहां पे इंटरनेट सेवाएं और मोबाइल को रोक दिया गया था, सोशल मीडिया पे बैन कर दिया गया था। हालांकि इसमें अब तक जो है 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसी में गृह मंत्री अमित शाह ने जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से भी इस पूरे मामले पे बात की गई है कि किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, कि उस दौरान ये दंगा कहां से शुरू हुआ, कैसे, क्योंकि अब तक इसमें जो है 7 से 8 पुलिसकर्मी जो घायल हैं उनका बयान लिया जाएगा। नियर बाई के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो, और प्लस जो वहां पे जो घायल पुलिस वाले हैं उनसे जानकारी ली जा रही है। हालांकि अभी जो घायल पुलिस वाले हैं उनको जो है बाबू जगजीवन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।
और वहां पे उनका इलाज चल रहा है। लेकिन देखिए जिस तरह से दिल्ली में अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई, वहीं पे दिल्ली के एलजी जो है वो कि ये कह रहे हैं कि इस पे जो है विशेष ध्यान देना चाहिए कि शांति व्यवस्था भंग ना हो पाए, इस पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं बीजेपी के आला जो मंत्री हैं वो सपा और बस आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। वहीं मनोज तिवारी की बात कर लिया जाए तो उनका ये कहना है कि जो बाहर से बांग्लादेश से कुछ लोग आए हैं वो इस तरह से भारत में या फिर दिल्ली में जो है जो शांति व्यवस्था है वो भंग करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन अगर पूरी तरह से देखा जाए तो अब इस पे राजनीति शुरू हो चुकी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। अंशुल बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की यहाँ पर बात की गई, पथराव यहाँ पर हुआ और क्योंकि खरगोन में भी इस तरीके की हिंसा हो चुकी थी और बहुत सारी अभी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, सामाजिक सौहार्द जिससे बिगड़ जाए, तो क्या पुलिस प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पे नहीं था? क्या पहले से सुरक्षा व्यवस्था या तमाम इंतजाम नहीं किए गए थे? तरह से अगर शोभा यात्रा की बात किया जाए, देखिए हनुमान जयंती को लेकर जो है दिल्ली में, क्योंकि ये काफी संवेदनशील इलाके हैं, चाहे वो जहांगीर की बात कर लिया जाए, मजनू का टीले की बात कर लिया, जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है वो काफी सेंसिटिव होते हैं क्योंकि वो यूपी से और हरियाणा से सटे होते हैं। ऐसे में कोई भी फंक्शन होते हैं तो ऐसे में पुलिस व्यवस्था होती है। लेकिन इस दौरान जब ये, क्योंकि जहां पे ये हादसा हुआ कुशल सिनेमा, वो काफी रोड बहुत चौड़ा नहीं है क्योंकि पीछे आर पास के मार्केट भी खुले थे क्योंकि शनिवार का समय था, मार्केट में पुलिस व्यवस्था थी। लेकिन इन लोग को ये जानकारी नहीं थी कि ऐसे भी कुछ घटना हो सकती है। हालांकि दिल्ली के अलावा एमपी में भी इसी तरह की शोभा यात्रा को लेकर जो है हिंसा हुई थी। तो ऐसे में अब ये देखा जा रहा है कि जो लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो है और साथ ही साथ जो है गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो और एजेंसी, इनकी भी मदद ली जा रही है कि जिस तरह से बांग्लादेश और बांग्लादेश में जो स्थिति हो रखी है, श्रीलंका में जो स्थिति हो रखी है, तो ऐसे में क्या कोई वहां से यहाँ पे बाहर मतलब भारत में एंट्री कर रहा है या किसी भी प्रकार की किसी और देश की साजिश है, क्योंकि ये इन सभी मामलों को देखा जा रहा है कि क्या ये बांग्लादेशी, क्योंकि देखिए अगर शुरुआती दौर की अगर बात किया जाए तो आरोप प्रत्यारोप तो चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे खुफिया एजेंसी से जानकारी भी मिली है कि कुछ बांग्लादेश से भी लोग जो है भारत में एंट्री किए हैं। क्या ऐसे में ये लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? क्योंकि अगर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम हरियाणा, पंजाब, नेपाल और बांग्लादेश के जो लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव है, क्योंकि बगल में भी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आती है। तो ऐसे में जो है बाहर से लोग आते हैं, तो इस स्थिति को देखा जा रहा है कि आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है। अब देखना ये होगा कि जब सारे जो जानकारी जो है सीसीटीवी से निकाली जा रही है, जो लोकल लोग हैं, इंटरनेट के जो के किस तरह से फेक न्यूज फैलाई गई है, क्या किसी प्रकार का सोशल वीडियो वायरल हुआ था या व्हाट्सएप से या मैसेज से किसी माध्यम से कोई किसी को जानकारी दिया गया, ऐसे में वो सारी जो जानकारी है वो दिल्ली पुलिस निकाल रही है। इसके साथ साथ स्पेशल सेल और क्राइम साइबर सेल के भी लोग इसमें लगे हुए हैं। इन सारी चीजों को खुद मॉनिटर जो है गृह मंत्रालय ही कर रहा है। अंशुल, चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां पर दिल्ली में भड़की हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने यूपी के सभी जिलों और डीएम एसएसपी को मुस्तैदी बरतने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि छोटी से छोटी घटनाओं को भी बेहद गंभीरता से लें। उधर पूरे प्रदेश में आधी रात को पुलिस सड़कों पर उतर आई। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की टीम लगातार गश्त कर रही है। अयोध्या, काशी, मथुरा और कानपुर में खास सतर्कता बरती जा रही है। अयोध्या में आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने आधी रात को मार्च निकाला। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि मंदिरों के साथ मस्जिदों पर भी सुरक्षा रखी जाए। समाज के प्रबुद्ध लोगों से भी माहौल सामान्य रखने की बात कही गई है। अफसरों को पूरी सतर्कता बरतने के साथ ही लगातार गश्त करने के निर्देश दिए गए। वहीं हनुमान जयंती पर दिल्ली में हुए बवाल के बाद अयोध्या के संत गुस्से में हैं। उन्होंने इस घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमारी शांति को कमजोरी न समझे। अगर इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लगाई गई तो उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अविरल हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
अविरल, यूपी में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस फोर्स काफी संख्या में तैनात कर दी गई है। साधु संतों में काफी गुस्सा जो है वो देखा जा रहा है। क्या कुछ अधिक जानकारी? तो निश्चित रूप से आप ये देखिए, जिस तरीके से कल हनुमान जन्मोत्सव के दौरान में दिल्ली में एक हिंसा भड़क गई थी, जिस तरीके से हनुमान जन्मोत्सव मनाते हुए भक्तों के ऊपर में ईंट पत्थर चलाए गए थे, तमाम तरीके की तलवारें देखी गई थी, लाठी डंडे देखे गए थे, उग्र भीड़ देखी गई थी। तो ऐसे में देखते हुए सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सीधे तौर पर अलर्ट जारी कर दिया हुआ है। अपना जो एडीजी प्रशांत कुमार है, एडीजी एलओ प्रशांत कुमार हैं, उन्होंने सभी जो है जनपद के डीएमओ से सीधे तौर पर कह दिया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिले में शांति व्यवस्था की पूरी तरीके से जो है गश्त करें और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पूरा फोर्स लगाएं, और किसी भी तरीके की जो छूट-फूट घटना भी अगर होती है तो उस पर भी कोई नजरअंदाज ना करें, उसको बड़ी गंभीरता से लें। और आप ही समझिए कि जिस तरीके से कल ये एक हिंसा हुई थी दिल्ली में, तो उसको लेकर साधु संतों में बेहद गुस्सा है। नजर आ रहा है कि आखिर जिस तरीके से वो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं उनके ऊपर में अभी रामनवमी के दिन भी इस तरीके से तमाम प्रदेशों में जिस तरीके से वो एक हिंसात्मक घटना सामने आई थी। तो ऐसे में जब सीधे तौर पर अब ये जो हनुमान जन्मोत्सव था, इस पर भी जो निकाली गई शोभा यात्रा, तो इस पर भी पथराव के दौरान में साधु संतों ने सीधे तौर पर कहा कि हमारे सब्र का इम्तहान लिया जा रहा है और इस तरीके की घटनाएं बहुत ही निंदनीय है। आखिर ऐसी घटनाएं कब तक होती रहेंगी, आखिर इसके पीछे के क्या कारण है, कौन लोग हैं, क्या साजिश है, तमाम तरीके की बातें करते हुए नजर आते हैं। हालांकि इससे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिलों में सीधे तौर पर जो है पुलिस प्रशासन गश्त करता हुआ दिखेगा। छोटी से छोटी घटनाओं पर भी गंभीरता से जो है उसको लिया जा रहा है। कहीं कोई ऐसी झड़प ना हो पाए, कहीं कोई शांति व्यवस्था में खलल ना पैदा हो। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर अपने अधिकारियों को निर्देश दिया हुआ है कि चाक चौबंद व्यवस्था रखें और किसी भी तरीके की कोई भी घटना दंगाई जो है ना कर पाए और ना ही किसी तरीके की अशांति फैलनी चाहिए। अंशुल, बिल्कुल, लेकिन साधु संतों के अविरल अगर बात करें तो वो काफी गुस्से में है और उन्होंने एक चेतावनी भी दी है कि हमारी शांति को कमजोरी ना समझें। इससे क्या अंदेशा लगाया जाए? बिल्कुल अंशुल, ये देखिए, सीधे तौर पर आप समझिए कि क्रिया की प्रतिक्रिया होना आवश्यक होता है। कि जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान लगातार चुप है या उसके ऊपर में कोई जो है उसके ऊपर हमला हुआ है, तमाम तरीके आप देखिए जिस तरीके से ये साधु संतों की जो शोभा यात्रा होती है, एक तमाम प्रबुद्ध वर्ग है इसमें शामिल रहता है। तो जो शांतिपूर्ण व्यवस्था ये जो चलाई जाती है शोभा यात्रा के दौरान, उस पर जो हमले हुए, हालांकि ये हमले किसने किए, ये इसके ऊपर में जांच का ये विषय है। कौन लोग इसके पीछे हैं, क्या मंशा रही है, इसके पीछे ये सारी चीजें तथ्य निकल कर सामने आएंगे। तो हालांकि आप ये समझिए कि साधु संत जो है सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि हम हमारी शोभा यात्राओं को जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से निकालते हैं और उसके बावजूद भी इस तरीके से अगर हमले होंगे तो फिर क्या हम चुप बैठेंगे। हालांकि ये गुस्से में बोले गए शब्द हो सकते हैं सीधे तौर पर, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि वो आना स्वाभाविक है। तो ऐसे में हालांकि किसी तरीके की उपद्रव होने की कोई इसमें संभावना नजर नहीं आती है, लेकिन फिर भी उसके बाद में शासन और प्रशासन कानून व्यवस्था का पूरे तरीके से अहम रोल होना चाहिए कि जिन उपद्रवियों ने ये घटना को अंजाम दिया है, जिस तरीके से हमला किया है, तो ऐसे में उनके ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और जो दंगाई इसके पीछे है उसके पीछे की मंशा को क्लियर किया जाए और उसको शांति व्यवस्था करके उनको पूरी तरीके से दंडित करने का काम किया जाए। अंशुल, जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आयोजकों के साथ दिल्ली की घटना पर अयोध्या के संतों ने भी नाराजगी जताई है। रविवार को खरगोन में लगे कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी गई। अपर कलेक्टर एसएस मुजालदा ने बताया कि 17 अप्रैल को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी गई। ये छूट महिला पुरुष के लिए लागू रहेगी। रविवार को सैलून, इलेक्ट्रॉनिक, खाद, बीज, हार्डवेयर और बर्तन की दुकानें भी खोलने की इजाजत दी गई है। सब्जी, फल, दूध, किराना सामान, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक, रिपेयरिंग, मिठाई और फल नमकीन शॉप्स खोलने की इजाजत इससे पहले भी दी जा चुकी है। गाड़ियों पर अभी भी पाबंदी रहेगी। खरगोन शहर में 10 अप्रैल को कर्फ्यू लगाया गया था। 14 अप्रैल को पहली बार सिर्फ महिलाओं को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक बिना वाहन के छूट दी गई। इससे अगले दिन 15 अप्रैल को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक महिला और पुरुष दोनों को बिना वाहन से घरों से निकलने की छूट थी। शनिवार को तीसरे दिन 2-2 घंटे की फिर छूट रही। तो ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं।
जहां पर खरगोन में कर्फ्यू में ढील दी गई है। आज कुछ ज्यादा दुकानें खुलेंगी, वाहनों पर अभी भी पाबंदी लगी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोहम्मद ताहिर हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी ताहिर, खरगोन कर्फ्यू में ढील दी गई है, 10 अप्रैल को कर्फ्यू लगाया गया था, क्या कुछ अधिक जानकारी? अंशुल, साफ तौर पे आपको बता दूं कि खरगोन में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद जनजीवन को पटरी पर लाने लगातार पुलिस प्रशासन के साथ सरकार कार्य कर रही है। आज जो है फिर से कर्फ्यू में यहाँ पर ढील दी जा रही है। कर्फ्यू 9 तारीख को रामनवमी के मौके पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी और तनाव वहां पर फैला था। उसके बाद काफी कुछ देखने को मिला था और 10 तारीख से वहां पर कर्फ्यू लगाया गया था। उसके बाद आम जनजीवन को पटरी पर लाने और जनमानस को जो जीवन यापन की चीजें हैं वो उपलब्ध कराने के मकसद से स्थानीय पुलिस प्रशासन ने सरकार से चर्चा करने के बाद वहां पर जो कर्फ्यू में ढील देने का निर्णय लिया था। और पहले दिन 2 घंटे का कर्फ्यू वहां पर 2 घंटे की ढील कर्फ्यू में दी गई थी और सिर्फ महिलाओं को बाहर निकलने की आजादी थी। उसके बाद जब स्थिति सही रही और कोई इसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई तो फिर वापस से नया प्रयोग किया गया और नए प्रयोग में महिला पुरुष दोनों को बाहर निकलने की छूट दी गई। और जब लगातार जो वहां पर जनजीवन है वो सामान्य होता जा रहा है, उसके बाद अब वापस से एक नया प्रयोग किया गया है। आज 4 घंटे की ढील वापस दी जा रही है। हाँ, वाहन वहां पर प्रतिबंधित रहेंगे, लेकिन रविवार को जो लोग हैं वो करीब 4 घंटे तक बाजार में अपनी जो जीवन यापन की जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उसकी खरीदारी करने के लिए बाहर निकल सकेंगे। अंशुल, बिल्कुल 2-2, 3-3 घंटे की ढील यहाँ पर दी जा रही है। वाहनों पर अभी भी पाबंदी लगा रखी है। हालात अभी कैसे हैं वहाँ के? क्योंकि बताया जा रहा है सामान्य तो हो गए हैं, लेकिन कर्फ्यू में अभी भी पूर्णतः ढील जो है वो नहीं दी गई है। साफ तौर पे त्योहारी सीजन अभी जारी है। कल ही जैसे हनुमान जन्मोत्सव का जो त्योहार है वो निकला है और कहीं भी मध्य प्रदेश में किसी तरह की कोई हिंसा की खबर सामने नहीं आई। उसी को देखते हुए कर्फ्यू वहां पर लागू किया गया था कि त्योहारी सीजन में अगर फिर से दिक्कत ना हो, इसको लेकर वहां पर कर्फ्यू को हटाया नहीं गया। लेकिन जो जनजीवन है वो पूरी तरह से सामान्य होने लगा है। जो लोग हैं वो बाहर निकलने लगे हैं और अभी भी जो ऑफिस और जो अन्य जो कार्यालय हैं उनके ऊपर जरूर ताले हैं और जो कर्फ्यू है उसमें धीरे धीरे ढील देकर ही जनजीवन को वहां पर सामान्य बनाया जा रहा है। अंशुल, बिल्कुल ताहिर, लेकिन जिस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द की यहाँ पर बात की गई थी, रैली पर पथराव किया गया था, लेकिन अब जो है वो हालात कहीं ना कहीं सामान्य बताए जा रहे हैं। क्या लगता है ये जो पूर्णतः कर्फ्यू जो है वो कब तक खत्म हो जाएगा? जी देखिए, कर्फ्यू एकदम से हटाना प्रशासन नहीं चाहता कि अगर कर्फ्यू ने अगर एक साथ खत्म किया और वहां पर वापस से स्थिति बिगड़ी तो फिर से वहां पर माहौल खराब हो सकता है। इसको लेकर प्रशासन जो है फूक कर वहां पर कदम रख रहा है और जो धीरे धीरे जो माहौल सामान्य होता जा रहा है उससे हिसाब से छूट दी जा रही है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि पहले दिन 2 घंटे की छूट दी गई थी, उसमें सिर्फ महिलाओं को बाहर निकलने की छूट थी। जब महिलाएं बाहर निकली, उन्होंने सामान की खरीदारी करी, किसी तरह की कोई अशांति वहां नहीं फैली। उसके बाद पुरुषों को छूट दी गई कि महिला पुरुष दोनों बाहर निकल सकते हैं, लेकिन समय 2 घंटे का ही रहेगा। उसके बाद जब दोनों प्रयोग सफल रहे उसके बाद तीसरा प्रयोग आज वहां का स्थानीय प्रशासन सरकार से सामंजस्य बनाने के बाद करने जा रहा है और 4 घंटे की छूट वहां पर दी जा रही है। अगर आज भी वहां पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है तो फिर आगे प्रशासन विचार कर सकता है कि जल्द ही जो कर्फ्यू है उसे समाप्त किया जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद ताहिर हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव कुनबे के एक और सदस्य शिवपाल सिंह यादव के भाजपा में जाने की अटकलें जोरों पर है। राजनीति के जानकारों का यहां तक कहना है कि शिवपाल के जाने की पटकथा करीब करीब लिखी जा चुकी है। वहीं सपा हाईकमान भी उन्हें मनाने के मूड में नहीं है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि शिवपाल 19 अप्रैल को या इसके बाद ही कदम उठा सकते हैं। हालांकि शिवपाल या भाजपा पदाधिकारी में किसी ने भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। प्रसपा की राज्य कार्यकारिणी भंग होने के बाद शुक्रवार को इन चर्चाओं का बाजार फिर गर्म हो गया। अटकलें लगाई गई हैं कि शिवपाल यादव भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सकती है। अटकलें चली कि 19 अप्रैल को वो दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में ज्वाइनिंग होगी और ये चर्चा भी उड़ी कि उनके बेटे आदित्य यादव भी भाजपा का दामन थामेंगे। सूत्रों के मुताबिक इन चर्चाओं के बावजूद सपा शिवपाल को रोकने के मूड में नहीं है। तकनीकी रूप से वो जसवंत नगर से सपा के विधायक हैं, लेकिन चुनाव से पहले प्रसपा और सपा के बीच गठबंधन हुआ था, विलय नहीं। शिवपाल की बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। कई खबरें जो हैं वो भी उड़ के सामने आ रही थी और उसके बाद अब सपा भी रोकने के मूड में नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए अविरल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अविरल, शिवपाल की बीजेपी में जाने की अटकलें काफी तेज है, लेकिन कई सूत्रों के मुताबिक ये सिर्फ अफवाह भी बताई जा रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी?
बिल्कुल अंशुल, देखिए निश्चित रूप से जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी में कई छोटे छोटे दल शामिल हुए थे, जिसमें उनके चाचा शिवपाल यादव भी अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लेकर पूरी तरीके से शामिल हुए थे और गठबंधन बनाया था। ऐसे में उनको लग रहा था कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था को ठीक करेंगे। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का जो रवैया रहा, उससे वो बेहद नाराज नजर आए। कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उनको हाशिए पर लाकर रख दिया शिवपाल यादव को, तो इससे चाचा शिवपाल यादव पूरी तरीके से नाराज नजर आए। ऐसे में नाराजगी उनकी कुछ दिन के बाद में नजर आने लगी, जैसे ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, तो ऐसे में पूरी तरीके से वो जो है समाजवादी पार्टी से दूरी बनाते हुए नजर आए। ऐसे में आप ही समझिए, जब विधायकों की जो बैठक हो रही थी, विधायकों का जो शपथ ग्रहण समारोह था, उसके बाद उनको नहीं बुलाया गया शिवपाल यादव को, तो ऐसे में वो बेहद नाराज होकर दिल्ली चले गए और जो है मुलायम सिंह यादव से मिले और तमाम तरीके की जो शिकायतें थी उनसे करते हुए नजर आए। तो यहाँ पर आप ही समझिए, जिस तरीके से शिवपाल यादव पूरी तरीके से नाराज नजर आए, तो ऐसे में बीजेपी की तरफ उनकी नजदीकियां यानी झुकाव कहीं ना कहीं महसूस होने लगा और तमाम तरीके की सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं हैं, वो कहीं ना कहीं उसका बाजार गर्म होता हुआ दिखाई पड़ा कि शिवपाल यादव बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। हालांकि शिवपाल यादव के साथ में उनके तमाम समर्थक हैं, वो सारे के सारे बीजेपी में जा सकते हैं। उनके बेटे आदित्य यादव, उनके ऊपर भी पूरी तरीके से ये जो है संभावना दिखाई पड़ रही थी कि वो भी बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। हालांकि अभी 19 तारीख तक जो है ये बीजेपी की सदस्यता 19 या 20 तारीख तक लेने की बात कही जा रही है और जो शीर्ष नेतृत्व है उसके साथ में ही ये सदस्यता ग्रहण करेंगे। हालांकि अभी खुले तौर पर किसी तरीके से शिवपाल यादव या उनकी पार्टी के किसी प्रवक्ता ने इस तरीके की बात का समर्थन नहीं किया कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। हालांकि लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी की तरफ नजर बनाए हुए हैं शिवपाल यादव, तो ऐसे में तमाम जो अटकलें हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होती दिखाई पड़ रही है कि समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन टूटा है और उसके बाद भाजपा में वो शामिल हो जाएंगे। लेकिन आप ये समझिए कि जिस तरीके से अभी उन्होंने समान नागरिकता कानून का जो समर्थन करते हुए बीजेपी की जो बड़ाई कर दी थी, तो ऐसे में और भी ज्यादा ये संभावनाएं नजर आ रही है कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अंशुल, बिल्कुल, लेकिन इस तरीके से देखा जाए तो सपा भी कहीं ना कहीं उन्हें रोकने की कोशिश करती हुई नहीं नजर आ रही है। सपा की तरफ से भी ऐसी कोई पहल नहीं की जा रही है कि वो या तो पार्टी छोड़ने का मन बना रहे हैं या क्या समस्या है वो भी सुनने को देखते हुए नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल अंशुल, देखिए जिस तरीके से आप ये समझिए कि अखिलेश यादव ने जब उनको फोन करके नहीं बताया, विधायक दल की जो बैठक हो रही थी उसमें जो है शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, ऐसे में बुलाया नहीं था, तो उसके बावजूद जब शिवपाल यादव नाराज नजर आए तो उसके बाद भी अखिलेश यादव ने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं करी। इसके पीछे के तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अखिलेश यादव ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की और समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने उनको मनाने की कोशिश नहीं की। आप समझिए कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कुनबे से लोग टूट कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें से सीधे तौर पर आप समझिए कि अपर्णा यादव भी जो है यादव परिवार की बहू और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। ऐसे में जिस तरीके से चाचा शिवपाल यादव की भी बात अगर की जाए तो वो भी शामिल होते हुए उनकी संभावनाएं नजर आ रही पूरी तरीके से। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख अखिलेश यादव हैं वो कहीं इस पर किसी तरीके से बातचीत करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और हालांकि अब चाचा को अलग थलग कर दिया गया है। ऐसे में चाचा किसी न किसी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने जिस तरीके से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की अब जो है सभी कार्यकारिणी भंग कर दी है, तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे जो 19 या 20 तारीख है उसमें क्या शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेंगे या फिर उनका कोई और निर्णय होगा। हालांकि आप ये समझिए कि उसके साथ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ में आजम खान का नाम भी जुड़ता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। लेकिन ये अटकलें और ये जो भी राजनीतिक जो परिदृश्य है ये 19 या 20 तारीख को क्लियर होगा। अंशुल, चलिए, बहुत धन्यवाद अविरल हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।